हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु पांडे एक नए टॉपिक के साथ आपका यूपीएससी वाले में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा आपातकालीन प्रावधान, जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजन भी कहते हैं। ये टॉपिक दोस्तों यूपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे यूपीएससी में आपका प्रीलिम्स और मेंस में भी क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो आपातकालीन प्रावधान का दोस्तों संविधान में भाग 18 में इसका अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेख है। इसका ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को डिटेल में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए इसकी सभी प्रावधानों को देखते हैं। आपातकालीन प्रावधान में सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में है। इस पूरे वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानेंगे, बाकी अगले वीडियो में अन्य टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 में है, उसे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, इसकी घोषणा के आधार कौन कौन से हैं, किस आधार पे इसकी घोषणा की जा सकती है। तो यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, ये 3 लक्षण जब दिखेंगे तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वह समझे कि इसका आसन्न खतरा है। तो दोस्तों, भारत में या उसके किसी भाग में अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न हो गया हो या होने की आशंका हो तो राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके बाद है कि संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि। तो संसदीय अनुमोदन के अंतर्गत अगर आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है तो दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है। यानी कि जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाती है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका 1 माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है। किंतु आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय हो जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के अनुमोदन के हो गया हो, तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। क्योंकि राज्यसभा कभी भी इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा द्वारा अनुमोदन इसका कर दिया जाता है। और जब लोकसभा का पुनर्गठन होता है और उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक आपातकाल जारी रहता है, उसके बाद इसका अनुमोदन कर दिया जाता है। अगला है इसकी समयावधि की बात करें अगर हम लोग, तो संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। 6 माह तक आपातकाल जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह के बाद इसका अनुमोदन अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 6-6 महीने करके आपातकाल की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने के प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। पहले यह साधारण बहुमत से पारित होता था, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन द्वारा इसको संशोधन किया गया, तो साधारण बहुमत के स्थान पर विशेष बहुमत किया गया। आगे देखते हैं हम लोग, उद्घोषणा की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जब लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे, यानी कि 2 तरह से उद्घोषणा की समाप्ति हो सकती है। एक, जब राष्ट्रपति एक उद्घोषणा कर दे कि अब आपातकाल समाप्त हो गया है, उस समय समाप्त हो जाएगी, या राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद अगर लोकसभा इस अनुमोदन के प्रस्ताव को निरस्त कर दे तो यह उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव से निम्न 2 तरह से भिन्न होता है। पहला, जब
उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करना होता है तो यह सिर्फ लोकसभा से पारित होना आवश्यक होता है, लेकिन जब अनुमोदन का प्रस्ताव पारित होता है तो इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है। पहले को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाता है। यानी कि जब उद्घोषणा को अस्वीकार करना होता है तो वह साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता है, लेकिन जब उद्घोषणा का अनुमोदन किया जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाता है। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे। तो इसका पहला मुख्य बिंदु है 1978 के 44वें संविधान अधिनियम द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। 1978 के पहले सशस्त्र विद्रोह आंतरिक गड़बड़ी के नाम से जाना जाता था, तो उसके बाद आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से विस्थापित कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। इसको भी 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था कि केवल राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी, किंतु 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटाकर 1 महीना कर दिया गया। यानी कि जो पहले अनुमोदन 2 माह की सीमा थी उसको घटाकर अब 1 माह कर दिया गया है। दोस्तों, जो मुख्य संशोधन थे आपातकालीन के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, उसे 1978 44वें संशोधन द्वारा ही किया गया था। अगला है 1975 के 38वें संविधान अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था, किंतु इस प्रावधान को 1978 की 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल को भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यानी कि न्यायिक समीक्षा उसकी हो सकती है। इसके बाद है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी कि जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस 1 वर्ष को समय को बार बार कितनी भी बार इसको बढ़ाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है जो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था, 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, जो कि 1971 से 1977 तक, यानी कि 5 वर्ष की बजाय ये 7 वर्ष तक का कार्यकाल था। तो ये सब थे दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के प्रमुख बिंदु। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और कमेंट करके आप हमें अपनी कोई भी परेशानी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आप लोग को मिलती रहे। अगली वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हर एक अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।